सो वेलकम बैक टू एक्सेलेंस आइकन और हम चैप्टर नंबर 1 ऑफ योर एएस लेवल फिज़िक्स 9702 स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ योर फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड यूनिट्स। तो अगर आप ओ लेवल्स पढ़ कर आए तो आपको पता है कि व्हाट इज़ द फिज़िकल क्वांटिटी एज यू हैव लर्न दिस इन योर चैप्टर नंबर 1 ऑफ योर ओ लेवल्स। लेकिन कुछ चीज़ें एडवांस हो गई हैं जो आप इस चैप्टर में पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा एंड यू नीड टू हैव अ फुल ग्रिप ऑन इट बिकॉज आपके जितने भी फिज़िक्स में जितने भी चैप्टर्स हैं वो सब इससे रिलेटेड है। यू नीड टू नो एवरी क्वांटिटी जिसको अलग से एक चैप्टर बनाकर पेश किया गया है एंड यू नीड टू ऑल्सो नो द एसआई यूनिट्स फॉर ईच क्वांटिटी। आपको अनसर्टेनिटी निकालनी होगी। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि इस चैप्टर से हर टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। जितने भी अलग अलग चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में, लाइक वेव्स हो गया, हमारे पास इलेक्ट्रिक हो गया, सर्किट्स हो गया, रेडियो एक्टिविटी हो गया, हमारे पास फोर्सेस एंड प्रेशर हो गया, वो सब इससे लिंक्ड हैं। और ऑब्वियसली आपके पास अनसर्टेनिटी कैलकुलेशंस आ जाती हैं, एरर्स आ जाते हैं। फिजिकल क्वांटिटी के ऐसा ही बेस निकालने को कह देते हैं वो आपको। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको इसे क्लियर करना है ताकि आपका पूरा ओवरऑल फिज़िक्स का पेपर अच्छा हो। सबसे पहले बात करते चलेंगे कि सिलेबस में इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। इन चैप्टर नंबर 1 आपको जो चीज़ें रिकॉग्नाइज करनी है वो फिजिकल क्वांटिटीज़, एसआई यूनिट, टाइप ऑफ एरर, ठीक है, अनसर्टेनिटीज़, व्हाट आर द अनसर्टेनिटीज़ एंड हाउ टू कैलकुलेट इट, स्केलर एंड वेक्टर्स, ठीक है। हमने ओ लेवल्स में स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ पढ़ा था। डराइव नॉन एस आई बेस टू एस आई बेस यूनिट्स और यू ऑल्सो कॉल इट एज डराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। वैलिड रीज़न ऑफ रैंडम एंड सिस्टमेटिक एरर्स एंड देयर कैलिब्रेशन, ये आपको पता होना चाहिए बिकॉज ये 2 to 3 मार्क्स का और कभी कभार 4 मार्क्स का भी आ जाता है। इन योर पेपर 3 आपको पता चलेगा कि आपके ये 4 या 3 मार्क्स का तो आता ही आता है। एक रैंडम एरर और दूसरा सिस्टमेटिक एरर, तो ओवरऑल आपके पास 6 या 8 मार्क्स का ये बनकर आता है क्वेश्चन, ठीक है। कैलकुलेट अनसर्टेनिटीज़, जिसमें हमारे पास 3 किस्म की अनसर्टेनिटीज़ होंगी, एब्सोल्यूट, फ्रैक्शनल एंड परसेंटेज। एक्नॉलेज एंड रिजॉल्व वेक्टर डायग्राम्स, ओके। आपको वेक्टर डायग्राम्स जो लेवल्स में आप पढ़ कर आए हो उसको यहाँ पर रिजॉल्व करना है। आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द वेक्टर डायग्राम्स एंड हाउ टू रिजॉल्व इट। इट विल क्रिएट ऑब्वियस ईज इन योर कैलकुलेशंस। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते चलेंगे व्हाट इज़ मीन बाय अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है? इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक or property of an object that can be measured or calculated from other measurements. Now what does it mean? आप ओ लेवल्स में पढ़ के आए हो, ठीक है, कि आपने क्या कहा था कि भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक है वो विजिबल होगा ना, यानी अगर कोई फैटी ऑब्जेक्ट है, कोई लाइक एलिफेंट है तो उसका मास ज़्यादा ये तो दिख रहा है हमें, और अगर एक छोटी सी बॉल है तो उसका मास ऑब्वियसली कम है इन कंपैरिजन टू द एलिफेंट, ठीक है। लेकिन ये तो विजिबल, लेकिन फिर भी हमें इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि मास ज़्यादा है या कम है, दैट कैन बी द स्टेटमेंट, लेकिन कैलकुलेशंस मैटर। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूलाज होते हैं, कुछ इक्वेशंस होती हैं जिसके थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इट कैन बी मेजर्ड और कैलकुलेटेड फ्रॉम अदर मेजरमेंट्स। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि अगर फॉर सपोज मास है तो आप मेजरिंग बैलेंस के ऊपर, ठीक है, बैलेंस मशीन के ऊपर आप कोई भी ऑब्जेक्ट रख दोगे, लाइक फॉर सपोज मोबाइल फ़ोन, आप उसको बैलेंस मशीन के ऊपर रखोगे वो आपको मास बता देगा, ठीक है। दिस इज़ वेरी इजी, जो कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द मेजरिंग मशीन, ठीक है, बैलेंस मशीन। लेकिन काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हम कैलकुलेट बहुत मुश्किलों से करते हैं। इवन हमें फार्मूला अप्लाई करना होता है सच एज़ वेट, जिसको हम न्यूटन मीटर से तो कैलकुलेट कर सकते हैं ऑल्दो, लेकिन फॉर अ हैवी ऑब्जेक्ट हम इसको क्या करते हैं, मेजर करने के लिए इसका मास कैलकुलेट करेंगे। एंड फार्मूला फॉर वेट इज़ mg, यानी मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। हमें ग्रेविटेशनल फील्ड कांस्टेंट पता है विच इज़ -9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑफ अर्थ, ठीक है। तो हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करके एंड देन वी गेट द वेट। तो हम वेट वैसे तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन हम इक्वेशन अप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट इट मीन कि ये तो खैर हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में कवर कर लेंगे, हाउ टू कैलकुलेट दीज वैल्यूज़, ठीक है। अब बेसिक समझते हैं, व्हाट इज़ द बेसिक मीन्स। इफ़ अ कार फ्रॉम पॉइंट ए टू बी मूव्स फास्टर इन ओनली फ्यू मिनट्स, इसका क्या मतलब है? अगर एक गाड़ी है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव कर रही है फास्टली, ठीक है, फास्टर मूव कर रही है इन ओनली फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनट्स में वो बहुत तेज़ी से एक कार पॉइंट ए से बी गई, तो हम इसे फिज़िक्स की लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे? यू विल से
car has covered a distance from point A to B within less time and the speed of the car is high. यहाँ पे 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ को इंट्रोड्यूस किया मैंने, डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। कार ने ए से बी की तरफ मूव किया, इस मूवमेंट को मैं डिस्टेंस बोल दूंगा, ठीक है, कि डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, कार ने इतना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, विद इन लेस टाइम, यानी ओनली फ्यू मिनट्स, मिनट्स क्या होता है, टाइम है, ठीक है, तो ओनली फ्यू मिनट्स की जगह मैंने कह दिया लेस टाइम। और मूव्स फास्टर, फास्टर की जगह मैंने एक प्रॉपर फिजिकल क्वांटिटी लिखी है विच इज़ स्पीड, यू कैन ऑल्सो से वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस हम अपनी वीडियोस में जानेंगे आगे जाकर, बट फॉर नाउ स्पीड मीन्स इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ फास्टर, अगर वो स्लोअर होगा, अगर कोई कार स्लोली मूव करी है तो क्या मैं ये बोलूँगा कि उसकी स्पीड ही नहीं है, या इट हैव अ स्पीड ऑफ द कार विच इज़ स्लो, मैं ये बोलूँगा कि स्पीड ऑफ द कार है वो स्लो है, ठीक है। We derive equations to calculate any physical quantity such that thinking of proportionality concept, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको अपनी एएस फिज़िक्स में, आप अपनी एएस फिज़िक्स को इतना अच्छा नहीं कर सकते जब तक आप प्रैक्टिकली डील ना करो किसी चीज़ से, ठीक है। आप पढ़ तो लोगे लेकिन जब तक आप अपने खुद दिमाग से नहीं सोचोगे कि हाउ इट इज़ पॉसिबल, ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना थोड़ा ज़रूरी है कि आप प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करते हो। फॉर सपोज़ एक क्वांटिटी बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ रही है या कम हो रही है, अगर नहीं पता तो आप फिज़िकली करके देखो। आप बॉल को अपने से दूर फेंको, तेज़ हिट करो और ज़्यादा फोर्स अप्लाई करो, वो ज़्यादा तेज़ी से दूर जाएगी, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी और वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर कर लेगी बट इन लेस टाइम और इन मोर टाइम, कम टाइम, क्योंकि आपकी स्पीड ज़्यादा है तो कम लगेगा ना टाइम। तो यू कैन ऑल्सो जस्ट टेक आउट द प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्सेप्ट, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। थिंक व्हाट इफ़ योर स्पीड इज़ द सेम बट द डिस्टेंस इज़ मोर। अब क्या पता कि आपकी स्पीड जो है वो नॉर्मल है जो आपने हिट की है, लेकिन आपका जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत दूर है। विल डिस्टेंस हैव डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी विद स्पीड और विल इट बी इनवर्स प्रोपोर्शनल। अब ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है कि अगर आपकी स्पीड नॉर्मल रहेगी लेकिन डिस्टेंस बढ़ गया तो ऑब्वियसली स्पीड ज़्यादा चाहिए, वो कांस्टेंट जो है वो ज़्यादा ही चाहिए, मतलब कांस्टेंट मुस्तकिल अगर तो रह सकता है तो वो सही है, फिर तो स्पीड कवर कर लेगा और डिस्टेंस कवर कर लेगा, लेकिन डिस्टेंस ही बहुत ज़्यादा है तो स्पीड ज़्यादा चाहिए होगी ना। If the distance is more speed is required to reach from point A to B, therefore speed is directly proportional to distance. Now think about the time period t. If the time is increased, will speed decrease or increase or will remain same? Let's say speed of the car is 5 meter per second in scenario 1. अब यहाँ पे मैंने दो सिनेरियो आपके सामने लिखे हैं ताकि आपको पता हो कि बात क्या हो रही है। अगर फॉर सपोज स्पीड कांस्टेंट है तो मैं क्या आपको रिलेशनशिप बताना चाह रहा हूँ ऑफ टाइम, ठीक है। कार टुक 1 hour टू रीच अ डिस्टेंस वेयर एज इन सिनेरियो 2 कार टुक ओनली 5 minutes टू रीच अ डिस्टेंस। सिनेरियो 1 में कार ने 1 घंटे में कवर किया है अपना डिस्टेंस, ठीक है, स्पीड दिमाग में रहे, और सिनेरियो 2 में उसने सिर्फ 5 मिनट पर डिस्टेंस कवर कर लिया। तो अगर 5 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट है और उससे टाइम 1 घंटा लिया है अपना कवर डिस्टेंस को कवर करने के लिए 1 घंटा लिया है, तो वो कार जल्दी पहुंच जाएगी। जिसने 5 मिनट लिए वो जल्दी पहुंचेगी, जिससे 5 मिनट लिए वो कार जल्दी पहुंच जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब जितना टाइम कम होगा उतनी जल्दी स्पीड से वो पहुंच जाएगा। इफ़ यू इंक्रीज़ द टाइम स्पीड विल डिक्रीज़। अगर टाइम बढ़ गया यानी 1 घंटा है तो स्पीड ज़्यादा चाहिए, यानी स्पीड तो कम है हमारे पास, तभी में ज़्यादा स्पीड की रिक्वायरमेंट है, और वो स्पीड कम हो जाएगी मे बी कि कार का फ्यूल भी ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, एंड हेंस यू कैन से दैट टाइम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। अब देखो कि मैं इसको प्रोपोर्शनैलिटी समझ आ गई, स्पीड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस एंड इन्वर्सली टू टाइम। अब देखना मैं इक्वेशन कैसे निकालता हूँ। v इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम, जहाँ पर v इज़ अ स्पीड है, ठीक है, आप इसको वेलोसिटी भी कहते हो, स्पीड भी कहते हो, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय v, और s से आपका रिप्रेजेंट होता है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। अब मैंने किस तरह से निकाला, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, डिस्टेंस से। तो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, आप उस फिजिकल क्वांटिटी को न्यूमरेटर में रखते हो, और जो इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है उसे आप डिनोमिनेटर में रखते हो। ये तो आप अपनी ओ लेवल मैथ्स में भी पढ़ के आए हो अबाउट प्रोपोर्शनैलिटी, कि अगर कोई वैल्यू इन्वर्स प्रोपोर्शनल होती है तो आप 1/t लिखते हो इफ़ टाइम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड।
ठीक है। तो इसका मतलब वट एवर द वैल्यू ऑफ टी विल बिकम इन डिनोमिनेटर बिकॉज इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसको टाइम करते चलेंगे। अ व्हीकल विद स्पीड ऑफ 15.0 मीटर पर सेकेंड ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x इन टाइम 20 सेकेंड्स, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ पर आपको जो चीज़ें दी हुई आप उसका डेटा बना सकते हो या सिंपली क्वेश्चन में अंडरलाइन कर सकते हो कि मुझे स्पीड दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हिंट क्या है, राइट द करेक्ट इक्वेशन एंड मेक डिस्टेंस x द सब्जेक्ट। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ पे करता चलूँगा और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी इंपॉर्टेंट बात जो ए लेवल्स में बच्चे को पता होनी चाहिए इन फिज़िक्स वो मैं आपको बता दूँ, ठीक है। वो ये कि बच्चा हमेशा ये सोचता है कि हम पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पर पेपर अटैम्प्ट किया गया है, आपने वैल्यू सही इनपुट की है और उसके बाद जो आपका आंसर है वो सही आ रहा है। तो आप ये सोचते होगे कि यार फॉर्मूला लिखना कोई टाइम कंज्यूमिंग नहीं है कुछ ज़्यादा ही, मतलब हमारे पास वैसे ही इतना कम टाइम होता है लेवल्स के फ़िज़िक्स के पेपर टू ऑफ ओ लेवल फ़िज़िक्स में फिर भी हमारे पास 1 घंटा 30 मिनट होते थे, यहाँ पर तो 1 घंटा 15 मिनट है, सिर्फ टाइम 15 मिनट मज़ीद कम कर दिया। तो यार फार्मूला लिखने से ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं हो जाएगा और फार्मूले को स्किप कर सकते हैं, इक्वेशन को स्किप कर सकते हैं। तो आप अगर ये चीज़ें स्किप करोगे आपको लगेगा कि एग्जामिनर जो है वो उसको पता है ऑलरेडी कि आप कौन सा फार्मूला अप्लाई कर रहे हो, कौन सा अप्लाई होगा और आपका आंसर बिल्कुल सही निकल रहा है। योर आंसर इज़ करेक्ट, योर कैलकुलेशंस आर करेक्ट, व्हाट द वैल्यूज़ यू हैव पुट इन योर इक्वेशन इज़ ऑल्सो करेक्ट। आपका 1 मार्क चला जाएगा विच इज़ योर B1 मार्क, द इंडिपेंडेंट मार्क, ठीक है। वो क्यों जाएगा? बिकॉज आपने फार्मूला नहीं लिखा। यू नीड टू शो योर वर्किंग। काफ़ी क्वेश्चंस में ऐसी लाइन लिखी होती है, शो योर वर्किंग, विच मीन्स कि आपको अपनी तमाम वर्किंग को शो करना होता है। अगर आप डेसिमल प्लेस को इधर से उधर भी कर रहे हो तो वो भी शो करो। अगर आप एलसीएम ले रहे हो मैथ्स में तो आप वो शो करना पड़ता है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अगर आप अपॉन लगाकर शो कर रहे हो तो आपको वो दिखाना पड़ता है, ठीक है। इसी तरह से फॉर्मूला अप्लाई करना ज़रूरी है। अगर मैं v इज इक्वल्स टू एस ओवर टी और फिर यहाँ पे मैं s विच इज़ x इन योर क्वेश्चन एज डिस्टेंस को मैं सब्जेक्ट बनाकर वी टी कर लूँगा, यानी v मल्टीप्लाई बाई टी, तो ये मेरी वैलिड इक्वेशन है। अब ये नहीं कि मैं इसको साइड में कहीं रफ वर्क करूं और फिर मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ को पुट करूं कि वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम की जो वैल्यूज़ हैं उनको पुट करके आंसर निकालूं। आई विल लॉस्ट माई 1 मार्क बिकॉज होगा क्या, मैंने इक्वेशन नहीं लिखी। हाँ, जहाँ क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, जहाँ क्वेश्चन में कैलकुलेशन सिर्फ है ही 1 मार्क की, सो यू कैन ऑल्सो स्किप द इक्वेशन, बट स्टिल आप इक्वेशन को स्किप करके उस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज़ तो डाल रहे हो ना। तो बेहतर है कि इक्वेशन लिखो, कोई इक्वेशन मिस ना करो बिकॉज आपका बिल्ला वजह का 1 मार्क चला जाता है। एग्जामिनर कभी कभार बहुत स्ट्रिक्ट होता है, वो आपका मार्क बिल्ला वजह आपको नहीं देता एंड यू गेट B0 मार्क्स। तो आपको इक्वेशंस लिखनी होगी, भले एग्जामिनर को पता हो कि आप क्या इक्वेशन यूज़ कर रहे हो, आपका भले आंसर सही आया हो, लेकिन अगर आपने इक्वेशन नहीं लिखी, फार्मूला नहीं अप्लाई किया, यू विल नॉट गेट योर 1 मार्क, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई किया और उसके बाद मेरा आंसर क्या निकल कर आया है, 300 मीटर, ठीक है। तो 300 मीटर मेरा आंसर निकल गया एंड दैट्स हाउ यू नीड टू सॉल्व। आपका कैलकुलेटर ऑब्वियसली अलाउ है तो यूज़ द कैलकुलेटर एंड यू विल गेट योर आंसर। और कैंडिडेट्स, तो हमारे पास ये टेबल है और ये टेबल हमारे फिजिकल क्वांटिटी शो कर रही है और मेजर्ड इन एसआई यूनिट्स हमें शो कर रही है, ठीक है। दीज आर नॉट दी एसआई बेस यूनिट्स और एसआई बेस फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। ये ना ही बेस क्वांटिटीज़ हैं और ना ही बेस यूनिट्स हैं। हम इस टेबल के बाद एक और टेबल देखेंगे जिसमें हम एसआई बेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी, अब तक हमने जितनी भी इंफॉर्मेशन ले ली अबाउट योर फिजिकल क्वांटिटी, तो वो क्या होती है, मास which is having a symbol of lower case m, ठीक है। measured in SI unit, इसका SI unit क्या है, किलोग्राम, kg, ठीक है। resistance which is presented by the upper case r, इसका SI unit क्या है, ohms। for speed you have meter per second, distance is in meter, time is measured in seconds, temperature which is upper case t and time which is lower case t, make sure about it, okay। upper case t time is measured upper case t temperature is measured in Kelvin, ठीक है। एनर्जी विच इज़ मेजर्ड इन जॉल्स, अच्छा टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड पे भी मेजर हो सकता है, ओके। एंड प्रेशर विच इज़ मेजर्ड इन पैस्कल्स, फोर्स विच इज़ मेजर्ड इन न्यूटन, करंट विच हैव SI यूनिट ऑफ एम्पेयर्स एंड वॉल्यूम विच हैव SI यूनिट ऑफ क्यूबिक मीटर्स। तो आपको पता होने चाहिए कि हमारे पास कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं ए लेवल्स और उनकी SI यूनिट्स क्या है। अब हम अपनी नेक्स्ट टेबल पर देखेंगे कि व्हाट आर द SI बेस क्वांटिटी, क्योंकि ये सारी क्वांटिटी SI बेस नहीं है।
Okay, now this is the most fundamental table to you guys to acknowledge, which is कि if you are in your AS level means the first year of your A level, तो आपको सिर्फ स्टार्टिंग की 5 जो क्वांटिटीज़ हैं उन्हें याद रखने की ज़रूरत है, which exist in your paper 1, 2 and 3. और अगर आप A2 लेवल में हो तो which exist in your paper 4 and 5, तो ये 5 और नीचे की जो 2 मज़ीद क्वांटिटीज़ हैं इन्हें और इनके एसआई बेस यूनिट को याद रखना होगा. सो वी आर जस्ट टीचिंग, आई एम जस्ट टीचिंग यू गाइज द एएस लेवल. तो उसके लिए हम सिर्फ स्टार्टिंग की 5 क्वांटिटी को याद रखेंगे: मास, टेम्परेचर, टाइम, करंट एंड डिस्टेंस. और इसके एसआई बेस यूनिट्स क्या हैं? For mass you have kg, for temperature you have K, which means Kelvin, the time which is measured in seconds, S, current which is measured in amperes, A and distance in meters. ठीक है, ये सब आपको पता होने चाहिए. इसके थ्रू हम आगे जाकर अपनी एग्जाम्पल्स में देखते हैं कि अब अगर एग्जामिनर आपको कोई क्वेश्चन देता है कि आप ये किसी ऐसी एसआई नॉन एसआई बेस क्वांटिटी को एसआई बेस क्वांटिटी में कन्वर्ट करें तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है डिराइव द एसआई बेस यूनिट ऑफ फोर्स. आप हमारे पास 3 स्टेप होते हैं, इन 3 स्टेप को अपने दिमाग में रखिएगा तो आपका बहुत इजी पेपर होगा. मतलब आप ये स्टेप जो है वो बहुत इजीली शो कर पाओगे. एंड येस, यू नीड टू शो एवरी सिंगल स्टेप. स्टेप नंबर 1, सेलेक्ट एन इक्वेशन. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आपको अपनी इक्वेशन ही नहीं पता होगी तो आप ऐसा ही बेस यूनिट नहीं निकाल सकते. इक्वेशन का क्या मतलब है? सिंपल फार्मूला. फोर्स का फार्मूला क्या है? मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन. ठीक है, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन. स्टेप नंबर 2, राइट एवरी क्वांटिटी इन बेस क्वांटिटी इन द इक्वेशन. सारी क्वांटिटी जो आपने इक्वेशन में लिखी है लाइक मास और एक्सेलरेशन, ठीक है, ये दोनों क्वांटिटी हैं मैंने जो अपनी इक्वेशन में लिखी है ना एसआई बेस में कन्वर्ट करना है. ठीक है, एंड हाउ टू डू दैट? अगर नहीं आ रहा तो उसका भी कोई फार्मूला होगा तो वो भी आप अप्लाई करो और उससे निकालो, जो हम भी करेंगे आगे. स्टेप नंबर 3, एवेलुएट द फाइनल यूनिट. ओके, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये इस तरह से हम लोगों को करना है. अब देखें सबसे नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या है? फोर्स इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन. वी सेलेक्ट एन इक्वेशन एंड दिस इज अ वैलिड इक्वेशन. स्टेप नंबर 2, मास का हम लोगों ने पीछे भी टेबल में पढ़ के आए हैं और अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको पढ़ना होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. याद करने की ज़रूरत है बिल्कुल. आपके हर चैप्टर में एसआई बेस पूछा जा सकता है. किसी भी चैप्टर को उठा के वो आपको एसआई बेस दे सकते हैं. सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपको हर नॉन बेस एसआई यूनिट को या नॉन बेस फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव करना आना चाहिए. एंड आई वांट यू गाइस टू गिव यू अ बिट चैलेंज कि आप जो है वो रेजिस्टेंस, वेवलेंथ, इन जितना भी आप फिजिक्स कंप्लीट कर लें जब एएस की, तो सबका एसआई बेस लाजमी निकालें. यू नीड टू हैव अ ग्रिप ऑन इट. ठीक है ना. स्टेप नंबर 2, अब मास का जो है वो हम पीछे पढ़ के आए हैं केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर. लेकिन अगर मैं कंफ्यूज हूँ, मैं पूछूँ ये कैसे आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ ना. पीछे डायग्राम में ऐसा कुछ लिखा हुआ था, पीछे हमने टेबल देखा उसमें एक्सेलरेशन दी हुई थी. नो, तो ये कैसे आ गया? इट इज़ वेरी सिंपल, विच इज़ कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो होता है. अब एक्सेलरेशन का एसआई बेस निकालने के लिए क्या करना है? सेलेक्ट एन इक्वेशन विच इज़ चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम. अब वेलोसिटी का भी मुझे नहीं पता तो आओ पहले वेलोसिटी देख लेते हैं, विच इज़ डिस्टेंस ओवर टाइम, जो हम पीछे पढ़ के आ गए. इट मीन्स मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ms रेज़्ड टू पावर -1. अब मीटर पर सेकेंड रेज़्ड टू पावर -1 ओवर सेकेंड विच इज़ एक्सेलरेशन वेलोसिटी ओवर टाइम विच इज़ फॉर एक्सेलरेशन. ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा? इन जो नीचे सेकंड लगा हुआ है एक्सेलरेशन पे, टाइम जो नीचे लगा हुआ है डिनोमिनेटर में ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में विद वेलोसिटी, और हो जाएगा ms -2 -1. इट विल बिकम ms -1 विल बिकम -2 एंड इट विल बिकम ms -2. ठीक है. स्टेप नंबर 3, योर फाइनल आंसर कंबाइन करें बिकॉज दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो आपको दोनों को कंबाइन करना है. एंड योर फाइनल आंसर इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, ये एसआई बेस यूनिट है ऑफ योर फोर्स. ठीक है, और आपको इस तरह से ड्राइव करना आना चाहिए. मेक श्योर कि अगर आपको फोर्स दी हुई है और आपको किलोग्राम के बजाय ग्राम में मास दिया हुआ है, सो यू नीड टू कन्वर्ट इनटू किलोग्राम. यस, अगर आपको कोई ऐसी क्वांटिटी दी हुई है जिस पर कोई प्रीफिक्स लगा हुआ है rather than your mass, तो फिर उसमें आपको क्या करना होता है? उसको कन्वर्ट करना है. फॉर सपोज किलोमीटर, आपको डिस्टेंस दिया हुआ है किलोमीटर में और टाइम दिया हुआ है मिनट्स में. यू आर रिक्वायर्ड टू टेक आउट द वेलोसिटी. तो येस, यू नीड टू कन्वर्ट टाइम फ्रॉम मिनट्स टू सेकेंड बाय मल्टीप्लाइंग बाय 60. 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं. तो
एक्स वैल्यू में कितने सेकंड्स होंगे. ओके. Okay, so pause the video to see the derivation of velocity. Now derive the SI unit of current. So सबसे पहले equation choose करते हैं which is current is equals to charge divided by time. ठीक है. First show you are working to derive SI base of charge Q. ये मैंने इसलिए लिखा है because for suppose कि मैं वो बच्चा हूँ, वो कैंडिडेट हूँ कि जिसे नहीं पता कि what is the SI base unit of charge. तो मुझे एग्ज़ाम में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. पैनिक मोड ऑफ रखना है अपना मुस्तकिल और ये देखना है कि व्हाट इज़ द इक्वेशन आई चूज़ फॉर चार्ज, क्योंकि चार्ज का ऐसा ही बेस निकल सकता है बाय चूजिंग द इक्वेशन. ठीक है. तो मैंने क्या किया, इस फार्मूले को जो एक इक्वेशन एग्जिस्ट करती है मेरे पास ऑलरेडी, इसको मैं रीअरेंज करूँगा एंड मेकिंग द क्यू द सब्जेक्ट. ठीक है. क्यू को मैंने सब्जेक्ट बनाकर आई टी यानी आई मल्टीप्लाई बाई टी, आई अप यानी करंट. करंट का ऐसा ही बेस यूनिट होता है. हम लोग अपने प्रीवियस टेबल में देख कर आए हैं कि करंट का ऐसा बेस यूनिट क्या है, एम्पेयर्स, और टाइम का क्या होता है, मिनट्स. नो, टाइम का होता है सेकंड्स. ठीक है. तो एम्पेयर्स मल्टीप्लाई बाय सेकंड्स इज इक्वल्स टू एम्पेयर्स सेकंड. ओके. ए ऐसा आएगा सिंपल, जिस लेवल में भी आप हो. ठीक है. तो हमारे पास यहाँ पर चार्ज का जो ऐसा ही बेस यूनिट आ गया वो है ए एस. नाउ अब करंट का निकालते हैं. तो हम करंट हमने कहा था कि चार्ज डिवाइडेड बाय सेकंड्स, charge divided by time means as like amperes multiplied by seconds divided by seconds. अब जो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में एक सिंगल सेकंड है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर विच इज़ ए एम्पेयर्स. Hence the SI unit or SI base unit of current is amperes. ओके. ना क्वेश्चन नंबर 1 जो मैं आपको दे रहा हूँ एंड आई विल चेक द कमेंट सेक्शन, डू सॉल्व दिस. और मैं कमेंट सेक्शन खोल के देखूंगा कि किस किसने सॉल्व किया. डिराइव द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर. आपको हिंट देता हूँ बहुत छोटी सी, वैसे तो ये हिंट नहीं देनी चाहिए थी, बट इफ़ यू आर जस्ट लर्निंग फ्रॉम द बिगनिंग दिस चैप्टर नंबर 1 तो इसका बहुत ईजी है. प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया. एरिया का आपको एसआई बेस पता होना चाहिए, इट इज़ मीटर स्क्वायर. ओके. ये भी हिंट दे दी, हिंट नंबर 2. अब मैं आपके कमेंट्स सेक्शन देखूंगा, चेक करूंगा किस किसने किया है. एंड दैट्स ऑल अबाउट योर फिजिकल क्वांटिटीज टिल राइट नाउ. वी स्टार्ट द वेक्टर डायग्राम्स एंड द अनसर्टेनिटी टाइप्स ऑफ एरर्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल दैट स्टे ट्यून्ड. इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, डू सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग एएस लेवल फिजिक्स वीडियोस. एंड टिल दैट टेक केयर.